हेलो स्टूडेंट, आप लोग को हम पिछले लेक्चर में सॉल्यूशन में हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात किए थे। सॉल्यूशन मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम पूरा नहीं कर पाए। आज उसका हम एक उससे अब आगे बढ़ा जाए तो थोड़ा सा याद कर लिया जाए क्या होता है। देखिए, ये बाबू अगर कोई एक लिक्विड है, क्या होता है इसमें हमने क्या पढ़ा था, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। देखिए, ये हमारा लिक्विड है, कोई भी लिक्विड है, इसका वेपर प्रेशर है और यहां पे है एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए, बॉइलिंग पॉइंट है क्या चीज? बॉइलिंग पॉइंट जिस टेम्परेचर पर ध्यान से सुनो, जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। यानी कि अंदर बाहर बराबर होना चाहिए, यानी कि लिक्विड का वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होना चाहिए। जिस टेम्परेचर पे अंदर बाहर बराबर हो जाए उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब इसको हम लोग एक तरह का हमने ग्राफ करके आपको समझाया था ऐसे। ये मान लो कि इधर हमारा हो गया बाबू ये टेम्परेचर और इधर हो गया वेपर प्रेशर। मान लो कोई एक लिक्विड का वेपर प्रेशर यहां पे है और ठीक है, और ये हमारा अंतिम वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ये आपको हमने क्या सिखाया था? ये लिक्विड है, मान लो ये सॉल्वेंट है। क्या सिखाया था कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इतना ही है, लेकिन अगर ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और ये दोनों आपस में जब बराबर हो जाएगा तो उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर किसके बराबर होना चाहिए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होना चाहिए, जो हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में बात किया हुआ। अब बताओ यहाँ पे तो सर ये दोनों बराबर कैसे होगा? तो हम आपको बताए हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ता है। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा, वेपर प्रेशर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, वेपर प्रेशर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, वेपर प्रेशर बढ़ा, एक समय ऐसा आएगा तो उसका वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है उसी को तो बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट हो गया किसका? सॉल्वेंट का। अब आपको हम बताए हैं कि जैसे ही हम सॉल्यूट डालेंगे, जैसे ही हम सॉल्यूट डालेंगे तो क्या होगा? सॉल्यूट जैसे ही डालेंगे तो क्या होगा? ये इधर की ओर आएगा। जैसे ही ये सॉल्यूट डालेंगे तो अंदर की ओर आएगा। जब अंदर की ओर आएगा तो यहाँ पे सॉल्यूट आ जाता है। तो सॉल्यूट क्या करता है? अगर नॉन वोलेटाइल है तो ना तो उड़ने देता है, ना तो खुद वेपर में जाता है, ना तो वेपर बनने देता है। उस केस में वेपर प्रेशर में क्या जाएगा? कमी हो जाएगा। लेकिन अगर ये सॉल्यूट, देखो दिमाग में बैठा लो, अगर ये सॉल्यूट वोलेटाइल है तो ये आसानी से ये भी वेपर पे जाएगा और वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। यानी कि दो केस है कि ये जो हम सॉल्यूट डाल रहे हैं कैसा है? नॉन वोलेटाइल है या वोलेटाइल है? ये अगर हमारा नॉन वोलेटाइल होगा तो क्या होगा? ये वेपर न तो जाएगा न तो जाने देगा, और जब तो जाएगा वेपर नॉन वोलेटाइल है यानी कि वेपर में नहीं बनता है, और ना तो बनेगा ना तो बनने देगा। तो जिससे क्या होगा? उसका लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम जाएगा। अब मान लो कम हो जाएगा, कम गया तो यहाँ पे वेपर प्रेशर हो गया। अब इस वेपर प्रेशर को बराबर करना है, यहाँ तक एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक बराबर करना है। तो बताओ उतना ही टेम्परेचर पे होगा कि यानी ज्यादा था तो कम टेम्परेचर लगा था, लेकिन अब वेपर प्रेशर और कम हो गया तो हमको ज्यादा टेम्परेचर जरूरत पड़ेगा। ये टेम्परेचर ज्यादा का जरूरत पड़ेगा। ये टेम्परेचर जितना डिफरेंस हुआ इसी को तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। इसका मतलब कि एक लाइन में कि जितना इसका वेपर प्रेशर में कमी होगा उतना ही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा। वेपर प्रेशर में कमी होगा तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर वेपर प्रेशर में बहुत ज्यादा कमी हो गया तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। यानी कि हम लोग क्या कंक्लूजन निकाले हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो डिपेंड करेगा कि वेपर प्रेशर कितना कमी हो रहा है। यानी जितना कमी होगा वेपर प्रेशर उतना ही ज्यादा दोनों के बीच का ये टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। यानी जितना बढ़ रहा है उसी को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं।
ठीक है। इसका मतलब एक लाइन और बोल दें कि ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करेगा, तो ये डिपेंड करता है सॉल्यूट कितना डाल रहे हो, सॉल्यूट कैसे डाल रहे हो, कि जितना ज्यादा सॉल्यूट डालोगे बाबू उतना ही वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम जाएगा, और वेपर प्रेशर कम जाएगा तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। अब इस पे जानते हो हम लोग कल एक एक्सप्रेशन बताए थे कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो होता है उसको डेल्टा टीबी से डिनोट करते हैं, दोनों का बीच का जो डिफरेंस है उसको डेल्टा टीबी से, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को अगर हम इसको टी बोले, इसको टी नोट बोले, तो टी नोट बाय टी घटा होगा। अब ये क्या होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, तो मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन, किसका, मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब ये मोलालिटी को हटाते हैं तो डेल्टा टीबी बराबर क्या हो जाएगा, केबी इन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो जाएगा। इस कांस्टेंट का नाम दिया है मोलर इलिवेशन कांस्टेंट, और इसका एक नाम और भी है इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इसका मतलब कि इसको इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। अब ये आपका एग्जाम में आ जाता है कि मतलब एलिवेशन इन जो बॉइलिंग पॉइंट है उसका एक्सप्रेशन को डिराइव कीजिए, उसका एक्सप्रेशन को आप डिराइव कीजिए, यानी ये एक्सप्रेशन कैसे आया इसको डिराइव करना है। इसे सीधे करता है फ्रॉम रॉल्स लॉ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू आप लोगों का, बिहार बोर्ड के लिए खास करके। तो बिहार बोर्ड में एक क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है और शायद इस साल भी पूछे आप लोगों को। तो देखिए क्या होगा, जैसे हम लोग कर दे डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन डेल्टा टीबी बराबर केबीए। इस एक्सप्रेशन को हम लोग डिराइव करेंगे। हमने क्या जाना, हम लोग क्या जानते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करेगा, यानी डिफरेंस मतलब जितना वेपर प्रेशर में चेंज होगा, यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग, वी नो दैट elevation in boiling point elevation in boiling point depends upon changing, decreasing in vapor pressure, डेल्टा पी, यानी कि दोनों के बीच में जितना वेपर प्रेशर में कमी होगा उतना ही इसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा, यानी कि डेल्टा टी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डेल्टा पी का। इक्वेशन 1 बना लें। अच्छी जाओ फ्रॉम रॉल्स लॉ, आप रॉल्स लॉ से क्या जानते हो, यानी कि रॉल्स लॉ में हम लोग क्या बोलते हैं कि जितना ही ज्यादा सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन जो होगा उतना ही ये डिपेंड करता है सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन पे, यानी डेल्टा डीपी जो होगा, डीपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2, यानी कि ये मोल फ्रैक्शन ऑफ x2 क्या चीज है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, यानी कि जितना ज्यादा सोल्यूट डालेंगे, जितना ही ज्यादा सोल्यूट डालेंगे उतना उसका वेपर प्रेशर घटेगा। तो पहले आप इसे नोट करो। अब देखो हमको इसको इक्वेशन 1 बना लें, इसको इक्वेशन 2 बना लें। अब देखो इधर हम लोग इसको मिला दें। अब देखिए क्या है,
यहाँ पे डेल्टा 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 टीबी बराबर डेल्टा पी और डेल्टा पी बराबर x2 होता है। तो हम यहाँ पे x2 के बदले डेल्टा पी के बदले x2 लिख सकते हैं, क्या कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टीपी, और ये p किसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x2 का है, यानी कि क्या हो जाएगा dt जो होगा डेल्टा टीबी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा x2। ठीक है, यानी कि हमारा फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। अब बताओ हम लोग को कि प्रोपोर्शन हटाएंगे तो क्या देंगे, एक कांस्टेंट देंगे x2। अब जैसे मोल फ्रैक्शन क्या होता है, अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है तो x2 कैसे निकालेंगे, तो n2 by n1 plus n2, यानी कि डेल्टा टीवी बराबर क्या हो जाएगा k n2 by n1 plus n2। अब यहां पे एक बात करते हैं हम लोग, यहां पे बात करते हैं, इफ n2 is very less than n1, यानी कि that is in case of dilute solution n2 can be neglected। आपको तो विद्वान हो, जब हम बोले जब ये बहुत छोटा हो बहुत कम हो तो उसको जोड़ और घटाव में क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं, यहां पे प्लस कर देंगे। तो बताओ क्या हो जाएगा, डेल्टा टीवी बराबर के n2 बाई n1। अब हमको बताइए यहां पे n1 को क्या जानते हैं आप, n1 बराबर मास ऑफ सॉल्वेंट W1 बाई मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट M1। आप मास ऑफ सॉल्वेंट मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट बराबर N1, तो जब हम यहां पे डेल्टा टीवी, अब ऐसा करें बाबू, आप पहले आप इसे लिखिए, अब देखो यहां पे क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, अब यहां पे डेल्टा टीवी किया जाए बराबर के तो है n2 है। अब इसको क्या किया जाए, n1 के बदले, अब हमको इसको n1 के बदले W1 बाई M1 भी कर सकते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट बेटा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। इसका मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर हम n1 के बदले लिखते हैं यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा W1 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा M1 हो जाएगा। अच्छा अब ये बताइए, if W1 is equal to 1 kg, अगर W1 क्या होता है 1 kg के बराबर होता है, and M1 is constant, मोलर मास क्या होता है बाबू, कांस्टेंट होता है। तो आप बताइए यहां पे क्या होगा कि डेल्टा टीबी बराबर क्या होगा, K इंटू M1 N2 बाई W1, कांस्टेंट बोले कांस्टेंट, एक नया कांस्टेंट डेल्टा टीवी बराबर हम उस कांस्टेंट को बोलेंगे KB और N2 बाई W1, यानी कि यहां पे ये N2 बाई W1 इज नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पर kg of solvent, that is molality m, ये मोलालिटी है m है, यानी कि N2 बाई N1 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, m बोल सकते हैं, और ये डेल्टा TB बराबर हो जाएगा KB m।
यही है आपका रिलेशन किसका है, तो आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का है। आप इसे नोट कर लो। अब देखिए यहां पे क्या है कि अब आपको बता दिए हैं हम अब देखिए हमने क्या किया। अब हम लोग क्या बात करते हैं कि आपको बता दिए हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कैसी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, तो आपको हमने क्या क्या इक्वेशन इसका देखा, डेल्टा के बी एम। एम क्या है, मोलालिटी है। मोलालिटी क्या होता है, एम मोलालिटी है। अब मोलालिटी क्या होगा, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बटा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि 1 केजी सॉल्वेंट में, 1 केजी अगर सॉल्वेंट है, इन केजी 1 केजी सॉल्वेंट में जितना नंबर ऑफ मोल रहेगा उसी को मोलालिटी बोलते हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं डेल्टा टीवी बराबर के बी, यहां पे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बट्टा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यानी केजी में मास ऑफ सॉल्वेंट होगा। अब बताइए अगर हमारा सॉल्वेंट 1 केजी है, 1 केजी है और 1 केजी में ये तो कांस्टेंट है, ये केबी क्या है, कांस्टेंट है। अगर 1 केजी सॉल्वेंट में 4 मोल है तो मोलारिटी मान लीजिए 1 के बराबर। अगर 1 केजी सॉल्वेंट में 4 मोल है तो डेल्टा टीवी 4। 1 केजी सॉल्वेंट में 10 मोल है तो डेल्टा टीवी 10। 1 केजी सॉल्वेंट में 50 मोल है तो डेल्टा टीवी 50। 1 केजी सॉल्वेंट में 100 मोल है तो डेल्टा टीवी 100। इसका मतलब डेल्टा टीवी डिपेंड्स अपॉन, सिंस डेल्टा टीवी elevation in boiling point depends upon number of mole of solute, number of mole of solute. So it is a depends upon, so it is a colligative property. ये क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्यों, क्योंकि यह किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है। अब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा तो आपको कुछ भी, जो भी चीज नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा उसे क्या कहेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। पहले आप इसे नोट कर लो। अब देखिए यहां पे आपसे फिर सवाल पूछा जा सकता है। यहां सवाल पूछेगा क्या चीज कि आप मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को कैलकुलेट कीजिए, यानी कि सॉल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट कीजिए। यानी कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास ऑफ solute, calculation of molecular mass of solute from elevation in boiling point. elevation in boiling point से आप
सोल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट कीजिए। अरे भैया क्या है, कुछ थोड़ी है, आप तो जानते हो, आप जानते हो यहां पे डेल्टा टीवी हम लोग क्या जानते हैं, वी नॉट, हम लोग जानते हैं डेल्टा टीवी बराबर केवी एम होता है। ये केवी तो कांस्टेंट है, एम क्या है, मोलारिटी, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन है। एम क्या है, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन है। अच्छा, एम को हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मोलारिटी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कई बार बताया है जब आपको यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन पढ़ा रहे थे। तो जब हम एम बराबर हम क्या जानते हैं, एम क्या जानते हैं, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि इसको W से डिनोट किए, ठीक है। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एम से डिनोट किए, M1 कर दो, चाहे इसको M2 कर दो, काहे ना W2 कर दो। अब इसके बाद क्या जाने हम लोग, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी होना चाहिए W में। ये केजी होना दिमाग में बैठा लो कि अगर हमको मोलरिटी निकालना है तो उसमें क्या क्या जानना है, मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यानी कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट टू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यानी कि M बराबर हम क्या जानते हैं कि W2 मास ऑफ सॉल्यूट हो गया, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हो गया M2, और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यानी कि सॉल्वेंट को हम लोग W1 से करेंगे, लेकिन ये किसमें रहना चाहिए, केजी में होना चाहिए। ये आप इक्वेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अब बताओ, आप यहां पे इस M में इस मास को रख सकते हो, तो डेल्टा टीवी बराबर क्या होगा, डेल्टा टीवी बराबर क्या होगा, डेल्टा टीवी बराबर क्या हो जाएगा, केवी इंटू W2 बाई M2 इंटू W1 किसमें, केजी में। ये बाबू इस इक्वेशन का यूज करेंगे। अब यहां पे थोड़ा सा आप पहले आप इसे नोट कर लो, इसे नोट कर लो। अब देखो बाबू, यहां पे आपको थोड़ा सा अभी आपको सीखना पड़ेगा। देखिए डेल्टा टीवी क्या चीज है, ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये डेल्टा टीवी क्या है, बराबर T माइनस टी नॉट, यानी कि डेल्टा टीवी क्या है, T माइनस टी नॉट है। कहने का मतलब ये डेल्टा टीवी है, T क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है, और टी नॉट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है। ये सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट दे सकता है, कभी कभी क्या करेगा कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बोलेगा कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को निकालिए। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को निकालने के लिए, आपका सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालने के लिए हमारे पास कोई सुविधा नहीं है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि पहले हमको इस फॉर्मूला के द्वारा डेल्टा टीवी निकालेंगे, और जब डेल्टा टीवी निकाल लेंगे तो डेल्टा टीवी अगर हम जान गए तो टी तो दिया हुआ रहेगा, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट तो दिया हुआ रहेगा। अब जब दिया हुआ रहेगा तो हम आसानी से ये जान गए तो टी नॉट नहीं निकल जाएगा। यानी कि अगर हमको डेल्टा टी अगर दिया हुआ है, अगर हमको ये दोनों दिया हुआ है कि सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट इतना है और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इतना है, तो हम घटा देंगे सॉल्यूशन में से घटा देंगे तो डेल्टा टीवी निकल जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि देखिए यहाँ पे अब ये केवी क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है। ये मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। कभी कभी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट में निकालने के लिए बोलता है, इसका यूनिट होता है
केल्विन केजी पर मोल। ये यूनिट, इसका यूनिट बराबर ये केल्विन केजी पर मोल, ये ध्यान रखना है। अगर यूनिट अगर चेंज करेगा तो उसके अनुसार भी हमको प्रॉब्लम हो सकता है, उसके अनुसार हम अपने आप को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे W2 क्या है, आप तो जान रहे हैं W2 मास ऑफ सॉल्यूट है। ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट M2 कभी निकालने के लिए बात करेगा तो हम क्या इस फार्मूला के द्वारा M2 नहीं निकाल सकते हैं क्या? अब इस फार्मूला का यूज करेंगे, ये जान गए, ये जान गए, ये सब अगर जानते हैं तो M2 आप यहाँ पे सब कुछ जानते हो। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, M2 बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये M2 बराबर क्या हो जाएगा, ये M2 इधर जाएगा तो डेल्टा T भी नीचे आ जाएगा, यानी M2 बराबर क्या हो जाएगा, बराबर KB, M2 बराबर क्या हो जाएगा, KB W2 by delta TV and into W1 वो भी किसमें, kg। अब इस फॉर्मूला के द्वारा by this formula we can calculate molar mass of solute। इस फॉर्मूला के द्वारा हम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को कैलकुलेट कर सकते हैं। आप इसे नोट करें। अब देखिए कभी कभी क्या करेगा कि हमको इस केबी का वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा। तो देखिए केबी का वैल्यू जो होता है वो उसको एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो देखो कैलकुलेशन ऑफ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट फ्रॉम एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। फ्रॉम एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, देखिए इसके लिए क्या फॉर्मूला है, बस ज्यादा चक्कर नहीं लगाना है, बस केबी बराबर R T0 का स्क्वायर बटा 1000 LV। अब ये LV क्या होता है, LV हम बता रहे हैं ये डेल्टा HV बटा में M1 होगा। अब अगर हम इस LV का वैल्यू को हम यहां रखते हैं तो क्या हो जाएगा, KB बराबर R T0 का स्क्वायर बटा में 1000 डेल्टा HV, और ये M1 ऊपर चला जाएगा इनटू M1, यानी कि हमारा यही फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला के द्वारा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे T0 क्या है, तो T0 क्या है बाबू, यहाँ पे तो T0 क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। T0 क्या है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये दोनों तो सेम ही है, खाली हमारा LB और HB तो क्यों बड़ा है। अच्छा सर LB क्या है, ये आप लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े होंगे। LB लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और यहां पे लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होगा, ठीक है ना, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पर ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, यानी कि लैटेंट हीट ऑफ, क्योंकि वेपोराइजेशन, वेपर बन रहा है, वेपोराइजेशन पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा डेल्टा HB क्या चीज है, अरे भैया हमने क्या किया, इसको मोलर मास से भाग दे दिया, यानी कि इसको हम लोग क्या किया कि यहां जो पर ग्राम जो कर रहे हैं पर मोल ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा बस। तो यानी कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पर मोल
ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, यहां पे M1 क्या है? तो M1 क्या है बाबू? तो मोलर मास है। तो किसका है? सॉल्वेंट का। देखिए यानी कि हमको एक चीज यहां पे कंफर्म हुआ, यहां पे जो केवी का जो वैल्यू होगा वो ओनली डिपेंड करेगा सॉल्वेंट पे, सॉल्वेंट पे डिपेंड नहीं करेगा। जैसा सॉल्वेंट वैसा केवी। अगर सॉल्वेंट बदल देंगे तो केवी का वैल्यू बदल जाएगा, सॉल्वेंट सेम रहेगा तो केवी का वैल्यू भी सेम रहेगा। इस बात को ध्यान रखें। तो यहां पे M1 क्या है कि मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है। अच्छा, फिर यहां पे ये मोलर मास हो गया, ये तीनों हो गया, M1 हो गया, डेल्टा V हो गया, तीनों हो गया, LV हो गया, ये दोनों हो ही गया। तो अब बस बचा क्या चीज? R। अब यहां पे हम R जानते हैं। R क्या होगा? ये R ये गैस कांस्टेंट है। R क्या है? गैस कांस्टेंट। और R का जो वैल्यू होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होता है। यानी कि इसको आप, ये कब होगा ये वैल्यू? when LV and डेल्टा HV आर इन जूल। अगर ये जूल में होगा, अगर डेल्टा HV और HV जूल में होगा तो R का वैल्यू हम इतना डालेंगे। हम तो समझते हैं कि आप लोग एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट में आप जितना भी थ्योरी है आप उसको समझ लिए होंगे, जितना भी थ्योरी है आप समझ लिए होंगे। अब इसमें बचा कि इसमें कैसे कैसे न्यूमेरिकल आएगा। तो अगले लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल की बात करेंगे, इसमें किस तरह का न्यूमेरिकल आएगा। तो अगला लेक्चर और अवश्य देखें। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप सब्सक्राइब करें और आप इसको शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू। पहले नोट करो।